चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को चंद्रयान 1 जो है प्रक्षेपित किया गया था और यह भारत का पहला चंद्र मिशन था और इसी मिशन ने जो है सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की पुष्टि की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 256 नंबर का क्वेश्चन है कि मंगलयान MOM किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 नवंबर 2013 ईस्वी को जो है ये प्रक्षेपित हुआ था और भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था और इसे जो है PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 ईस्वी में हुआ था और यह राजस्थान के पोखरण में जो है परीक्षण किया गया था और इस मिशन का कोड था स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन है, पोखरण 2 परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 और 13 मई को 1998 ईस्वी में जो है पोखरण 2 का परीक्षण हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इन परीक्षणों का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था और इसके बाद 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया गया। इसी उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा अंडाणु। अंडाणु जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है, जिसको हम ओवम बोलते हैं और यह मादा यानी फीमेल प्रजनन कोशिका होती है जिसे बिना माइक्रोस्कोप की भी हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्राणु और यह जो है नर यानी कि मेल प्रजनन कोशिका होती है जो आकार में बेहद ही सूक्ष्म होती है। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं और यह जब मेल में पाई जाती है ना। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लगभग 7.4। यह मानव से रक्त जो है हल्का क्षारीय होता है, ठीक है, और 7 से कम पीएच मान अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। और इस रोग में क्या होता है कि कम रोशनी या रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। गाजर, पपीता और दूध इसके अच्छे स्रोत है जिससे कि रोशनी में इजाफा किया जा सकता है। वहीं विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेरी रोग। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र और हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा स्कर्वी। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से मसूरों से खून आना, यह खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू, ये सभी में जो है प्रचुर मात्रा में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब होगा रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग भी बोलते हैं। तो विटामिन डी से रिकेट्स की कम नामक बीमारी होता है और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। यह जो हड्डियों के विकास के लिए जरूरी होता है, सूरज की किरणें इसका प्राकृतिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा रक्त का थप्पा जमने में जो है विटामिन के मददगार होता है, जैसे कि चोट लगने पर यह विटामिन प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करता है जिससे खून बहना रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। तो ये ग्रंथि है और कोशिका क्या था? हमारा ओवम था और ग्रंथि की बात करें तो वो क्या है? यकृत है। और ये जब पित्तरस यानी कि बाइल जूस का निर्माण करता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। यह शरीर का रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। वहीं श्वसन का
मुख्य अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा से ही हम लोग सांस लेते हैं, तो श्वसन का मुख्य अंग हम फेफड़ा को ही बोलेंगे। और फेफड़ा के अंदर मौजूद एल एल्वियोली, जिसको हम वायुकोश कहते हैं, इसके माध्यम से ही ऑक्सीजन रक्त में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के 2 कक्षों को हम आलिंद बोलते हैं और नीचे के 2 कक्षों को हम निलय बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। बोल रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी और उन्होंने 1900 ईस्वी में जो है एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। ओ सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होते हैं और एबी जो है सर्वग्राही होते हैं यानी यूनिवर्सल टेकर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया का परजीवी कौन सा है? तो मलेरिया का परजीवी की बात करें तो वो प्लाज्मोडियम है और यह एक प्रोटोजोआ है और यह बीमारी मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य के रक्त में प्रवेश करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो डेंगू जो है एडिज एजिस्टी मच्छर के द्वारा फैलता है और यह एक वायरल बीमारी होता है जिसमें तेज बुखार, सिर दर्द और जोरों में भयंकर दर्द होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्षय रोग यानी टीबी की बात करें तो किस जीवाणु से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और यह मुख्य रूप से जो है फेफड़ों को संक्रमित करता है और इसके बचाव के लिए बचपन में ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और 1928 ईस्वी में इन्होंने जो है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से जो है दुनिया का पहला एंटीबायोटिक बनाया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन और किसी भी वस्तु की स्थिति या दिशा या फिर आकार में परिवर्तन करने वाले कारक को ही हम बल कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है F=ma, जहाँ पर m जो है मास होता है और a एक्सीलरेशन होता है। अगला क्वेश्चन है कि दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पास्कल। PA से हम इसको डिनोट करते हैं और किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम दाब कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर में जितना भी बल लगेंगे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? दाब कहेंगे। कार्य यानी कि वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जूल। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है तो उसे कार्य कहते हैं और ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। तो जूल क्या क्या हो गया? ऊर्जा का मात्रक जूल हो गया। ठीक है। और कार्य का भी मात्रक जूल ही होता है क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसीलिए दोनों का मात्रक सेम ही होता है। शक्ति की बात करें तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा वाट और कार्य करने की दर को हम शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति हो गया। ठीक है। कार्य करने की क्षमता को तो क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं और शक्ति की बात करें तो कार्य करने की दर जो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? शक्ति बोल देते हैं और एक अश्व शक्ति यानी कि एचपी में जो है 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ओम। किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का प्रतिरोध करता है उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर और किसी भी परिपथ में विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि विद्युत आवेश यानी चार्ज का SI मात्रा क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा कूलम्ब। आवेश जो है पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने। और ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड जो है दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 ईस्वी की बात है, उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था जिसको हम E बराबर mc² कहते हैं, जो आधुनिक भौतिकी का आधार भी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। 1896 ईस्वी में उन्होंने जो है यूरेनियम लवणों में अदृश्य किरणों के स्वतः उत्सर्जन की खोज की थी। बाद में मैडम क्यूरी ने भी इस पर काम किया था। तो ये हो गया रेडियोधर्मिता। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं और इसे हम Z से डिनोट करते हैं। और किसी तत्व की रासायनिक पहचान उसकी परमाणु संख्या से ही होती है। तो ये हो गया उपस्थित प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा H2O। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। इसे सार्वभौमिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। किसको? जल को। अगला क्वेश्चन है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा NH3 और यह एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। इसका उपयोग मुख्य रूप से यूरिया और अन्य उर्वरक बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा CH4। यह सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। यह बायोगैस यानी गोबर गैस और प्राकृतिक गैस यानी CNG का मुख्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CO2 और यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो इसका क्वेश्चन है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा O3। यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पर्यावरणिक किरणें जिसको हम UV लाइट बोलते हैं उसको जो है पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। यह समुद्र के पानी के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है और भोजन का एक आवश्यक घटक है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा खाने का सोडा जिसको हम बोलते हैं उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला हो गया NaHCO3 और इसका उपयोग जब हम केक या ब्रेड को स्पंजी बनाने और पेट की अम्लीयता एसिडिटी को दूर करने वाले एंटासिड के रूप में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सोना। सोना को जो हम धातुओं का राजा बोलते हैं जिसका ये संकेत क्या होता है? AU होता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यह सबसे अक्रिय धातु है जिस पर हवा, पानी या फिर साधारण रसायनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सबसे अत्यधिक तन्य भी होता है जिसको हम डक्टाइल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन है? आप सभी से निवेदन है कि कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। मेरी हौसला को यही उड़ान देती है। आपका तो कुछ भी नहीं जाता लेकिन मेरा बहुत कुछ हो जाएगा इसमें, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिथियम Li। ठीक है, ये सबसे हल्की धातु होती है और इसका घनत्व की बात करें तो बहुत ही कम होता है और इसका उपयोग जो है मोबाइल और लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरी जो है उसको बनाने में किया जाता है जिसको हम बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी।
तो इसीलिए हल्का होने के कारण ही ऐसा इसका उपयोग करता है, प्लस इसमें जो है ऐसा गुण भी पाया जाता है जिसके कारण से ये जो है आराम से बैटरी का निर्माण इससे किया जा सके। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बात करें वो है हीरा यानी डायमंड, और यह कार्बन का एक अपरूप होता है। और इसकी कठोरता की बात करें तो कार्बन परमाणुओं की विशेष 3D टेट्राहेड्रल संरचना के कारण इसकी कठोरता बहुत ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन गैस की, और यह जो है लगभग 78% है, और यह आग बुझाने में सहायक होती है और पौधों का विकास के लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो ये लगभग 21% के आसपास है, और इसे जो है प्राणवायु भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसी से सांस लेते हैं। ये हम ही लोग नहीं बल्कि यह जलने में भी हमारा मदद करता है, प्लस जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर है वे सभी जो है ऑक्सीजन के द्वारा ही श्वसन की प्रक्रिया करती हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा बुध यानी मरकरी। यह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, और वायुमंडल न होने के कारण यहाँ दिन बहुत ही गर्म और रातों की बर्फीली हवाएं वहां पर बहुत ही चलती हैं, तो रात में बहुत सारा बर्फ होता है और दिन में बहुत सारा गर्मी होता है क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। वहीं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वह है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। जुपिटर यह सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह क्या था, हमारा बुध था। ठीक है, और निकट भी था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े और जुपिटर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मुख्य रूप से जो है गैसों यानी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, और इसका द्रव्यमान की बात करें तो ये सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों की कुल द्रव्यमान से भी अधिक है। तो द्रव्यमान के मामले में भी सबसे ज्यादा है और बड़ा भी है, तो ये भी बात हमें याद रखना है। तो लाल ग्रह की बात करें जिसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं, उस किसको बोला जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल यानी मार्स। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और इसकी सतह पर जो है लोह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही इसे लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये लाल दिखाई पड़ता है। आप लोग को ये याद होगा कि जिस पानी में आप लोग अगर कहीं पर रहोगे जहाँ पर कि आपका जो ट्वेल्व का पानी आता है, तो ट्वेल्व का पानी जो है कभी कभी लाल हो जाता है, तो वो आयरन के कारण ही लाल होता है। तो इसीलिए जो वहाँ पर आयरन ऑक्साइड तो बहुत सारा पाया जाता है, तो इसी कारण से उसको लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला ग्रह क्वेश्चन की बात करें तो वो है नीला ग्रह किसे बोलते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पृथ्वी। और नीला ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके लगभग 71% हिस्से पर पानी पाए जाते हैं, और इसी वजह से जो इसको ये ऊपर से देखने पर नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें तो पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो ये है चंद्रमा। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है, और इसीलिए वहां जाने पर व्यक्ति का वजन 6 गुना कम महसूस होता है। तो मतलब ये है कि अगर वहां पर आप मतलब पृथ्वी पर आप जो है 36 किलो है, तो वहां जाने के बाद आप सिर्फ 6 किलो ही होंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 जो है समानता के अधिकार से संबंधित है, और यह जो है सुनिश्चित करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सके। ये है हमारा आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14। अगली क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत की बात करें तो का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17। और यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जो किसी भी रूप में छुआछूत के आचरण को दंडनीय अपराध घोषित करता है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।